अस्सलाम वालेकुम लेडीज एंड जेंटलमैन, मैं हूं गज़ाल अहमद और आप देख रहे हैं समा मनी। आज जैसा कि आप देख सकते हैं, वी आर नॉट एट अ यूजुअल प्लेस बिकॉज आज हम आए हुए हैं एक मारूफ इकोनॉमिस्ट, बिजनेसमैन एंड चेयरमैन ऑफ सोजा ग्रुप ऑफ कंपनीज, मिस्टर सुहेल लशारी के ऑफिस में। अस्सलाम वालेकुम सर, जी वेलकम टू द वालेकुम शो। अस्सलाम। अच्छा सर, सबसे पहले तो टेल अस अबाउट योर अर्ली लाइफ। जैसा मैं देख रहा हूँ हर जगह, मुझे आपके दफ्तर में आर्ट और लिटरेचर का बहुत ज़्यादा नज़र आ रहा है, तो फिर भी आपने इंजीनियरिंग क्यों की? बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। देखिए, बचपन से ही मुझे किताबें पढ़ने का शौक़ था और आप हैरान होंगे कि उस दौर में मैंने अभी उस दौर में मैट्रिक हुआ करता था, तो मैट्रिक भी नहीं किया था, तो मैंने गालिब, असद और फिर मीर तकी मीर और दाग देलवी और इसी तरह कीर शले पढ़ लिया था। और मेरे सारे ख़ानदान वाले यही समझते थे कि ये पढ़ाई शढ़ाई कम करता है और दूसरी किताबें ये ज़्यादा पढ़ता है। तो जब मैंने मैट्रिक किया तो मेरी फ़र्स्ट डिवीज़न आई। क्योंकि पढ़ने का शौक़ था तो उस वक़्त तो मेरे वालिद बहुत खुश हुए। मेरे वालिद अपनी क्लैन के, बलोच क्लैन के सरदार थे, ख़ुद पढ़े लिखे थे, MM LLB थे, तो उनका बड़ा शौक़ था कि उनकी सारी औलाद जो है वो ज़मींदारा कम करे, क्योंकि हम थोड़ा सा ज़मींदारा बैकग्राउंड भी था, तो पढ़ाई की तरफ जाएँ। तो मैंने बचपन में शायद वो एक दो को मकैनो जोड़ दिया, तो उनका ख़्याल था कि ये बच्चा मेरा इंजीनियर बनेगा, ये मकैनो जोड़ लेता है। तो जब मैंने FSC की तो फिर उनको बहुत शौक़ हुआ और मैंने कहा नहीं, मैंने उर्दू में MA करना है। उन्होंने कहा नहीं, आपने इंजीनियरिंग करनी है। तो फिर ख़ुद ही उन्होंने मुझे इंजीनियरिंग में दाखिला भी दिलवा दिया और मुझे एक दिन आके चिट्ठ दे दी कि सुबह से गवर्नमेंट कॉलेज लाहौर नहीं जाना, आपने UAT जाना है। तो वो उस दौरान में फिर मैंने अपनी पढ़ाई, अपनी शरारतें और सारी जो हमारी फैमिली में स्पोर्ट्स का भी बड़ा रिवाज था वो भी जारी रखा और फिर मैंने अल्टीमेटली इन 72-73 मैंने UAT से ग्रेजुएट कर लिया। मगर मेरी जो यूनिवर्सिटी की पढ़ाई का जो एक बहुत बड़ा अंसर था वो मेरे वालिद ही थे। क्योंकि मैं दूसरी किताबें ज़्यादा पढ़ता था, तो उनको पता तो होता ही है, वालिद से, वालिदैन से कुछ चीज़ छुपती नहीं होती। हम लोग आप यंग जनरेशन ये समझती है कि हम छुपा लेते हैं अपने माँ बाप से। आज भी उनको पता होता है कि आप क्या कर रहे हैं। तो एक रात ना मैं बहुत लेट 1:30-2 बजे तक, तो उस वक़्त नया नया ट्रांजिस्टर रेडियो आया था, तो वो छोटे से रेडियो होते थे, सेल से चलते थे। तो वो उसका मैंने अपने तकिए के नीचे रेडियो रखा, ऊपर कान रखा, तो मैं मोहम्मद रफ़ी, लता मंगेशकर और मुकेश और तलत को सुन रहा था। तो वालिद साहब मेरे कमरे में आए, तो उन्होंने कहा कि इसको बंद करो और मैंने बात करनी है। ये बड़ी बात मज़े की है इसलिए सुना रहा हूँ। तो उन्होंने मेरे साथ कोई 1.5 घंटे की समझे टॉक की और उन्होंने मुझे समझाया कि ये सब शौक़ तुम्हारे ठीक है, मगर इसका वक्त नहीं है। इस वक्त तुम्हारा इंजीनियरिंग करने का है, इंजीनियरिंग पढ़ने का है, और अगर तुम साल 1.5 साल ये सारे शौक़ अपने पीछे हटा दो, और चूँकि तुम्हें पढ़ने का शौक़ है तुम इंजीनियरिंग भी कर सकते हो, तो तुम वो किताबें पढ़ो और फिर इंजीनियर बनो, और फिर जो किताब पढ़नी है पढ़ लेना, एक दफ़ा इंजीनियर बन जाओ। तो मैंने उसका रीज़न भी उनसे पूछा कि मुझे आप क्यों इस तरह चाहते हैं। तो उन्होंने कहा बात दरअसल ये है कि दुनिया में इकनॉमिक स्टेबिलिटी के अलावा आप जी नहीं सकते, और आप शायर बन जाएँ, आप राइटर बन जाएँ, उस दौर में आप पैसा नहीं कमा सकते। और पैसा फिर भी एक हकीकत है कि इतना होना चाहिए कि आप ज़िंदगी आरामदेह तरीके से गुजार सकें। तो वो जो उनकी उस नसीहत से फिर मैंने सारी किताबें, उस दौर में डोली कहा करते थे एक छोटे से बक्से को, उस डोली में ताला लगाया और फिर मैंने अपनी इंजीनियरिंग की पढ़ाई शुरू की। तो अल्हम्दुलिल्लाह मैंने इंजीनियरिंग में भी फ़र्स्ट डिवीज़न हासिल की और फिर मैंने इंजीनियरिंग में काम भी किया और फिर उसके बाद अपना काम शुरू हो गया। एंड दिस इज़ हाउ माई एजुकेशन स्टार्टेड। अच्छा सर, इस बात को अगर हम देखें, अब तो काफ़ी तवील अरसा हो गया, अभी भी हम देखते हैं तो बेशक अब बैक इन द डे कह सकते हैं कि उस टाइम इतना स्कोप नहीं था दीगर सब्जेक्ट्स का, लेकिन अब है। लेकिन अभी भी मोस्टली जो पेरेंटिंग स्टाइल्स हैं वो सिमिलर ही हैं ट्रेडिशनल पेरेंटिंग से। तो आप उन लोगों को क्या कहेंगे? देखिए, अब बहुत माहौल फ़र्क हो गया है। दिस जनरेशन, आई एम ऑल्सो अ फादर ऑफ अ सन हु इज़ 28 एंड माई डॉटर्स एज़ वेल। तो उनमें अब ना एक तो फील्ड्स बहुत सारी आ गई हैं। वन ऑफ माई डॉटर इज़ साइकोलॉजिस्ट, वन ऑफ माई डॉटर इज़ एन आर्टिस्ट,
ये जो आप पेंटिंग उधर लगी हुई देख रही हैं, ये मेरी बेटी की बनी हुई है, ठीक है। एंड शी इज़ वर्किंग देयर इन ब्रिटिश म्यूज़ियम। मेरा बेटा ही इज़ अ ड्रमर ऑफ अ ग्रुप कॉल्ड बयान, ठीक है। यस, ही इज़ द ड्रमर। और मैं उसको शौक से पूरा करने देता हूँ कि जाओ करो, काम भी करो, वो भी करो, क्योंकि जो भी आर्टिस्ट है ना, टू अर्न मनी, एक हद तक आर्टिस्टों को भी पैसे मिलते हैं, मैं ये नहीं कहता, मगर अदरवाइज़ आपका एक बिज़नेस होना चाहिए। एंड ही इज़ डूइंग अ बिज़नेस एज वेल, एंड ही इज़ अ वेरी फाइन ड्रमर। अच्छा सर, जैसे कि हम प्रीवियसली बात कर रहे थे, आपको शौक है आर्ट एंड कल्चर का, लिटरेचर का, आपने की इंजीनियरिंग और अब आप सोजो वाटर पार्क चलाते हैं। तो सर वो इंजीनियरिंग, आर्ट से इंजीनियरिंग, फिर इंजीनियरिंग से वाटर पार्क, ये वाटर पार्क की इंस्पिरेशन आपको कहाँ से आई? जब हम अभी यूनिवर्सिटी में ही थे और उस वक़्त से चूँकि हम स्विमिंग कर रहे थे और मैं पाकिस्तान की कलर होल्डर हूँ स्विमिंग में, वाटर पोलो में, तो जब मैंने इंजीनियरिंग कर ली तो और 2-4 साल मैंने काम भी कर लिया, तो हम तफरीह के लिए ना सिंगापुर और थाईलैंड गए। तो वहाँ हमने जाके वाटर पार्क्स विज़िट किए, तो हमें बड़ी इंस्पायरेशन हुई कि इस किस्म का पार्क पाकिस्तान में मौजूद नहीं है। तो मैं और मेरा छोटा भाई जोहेज़, हमने फिर मिलके ये सोचा कि भाई हमें ऐसा काम यहाँ करना चाहिए। और आप यकीन करें, उस वक़्त हमें किसी ने भी सपोर्ट नहीं किया इस आइडिया को, कि इवन हमारी वालदा ज़िंदा थी, उन्होंने भी क्या यार ये क्या काम कर रहे हो। फिर हमने लोन लेने की कोशिश की, बैंकर्स ने भी कहा कि कोई इंडस्ट्री लगाएं, ये कोई इंडस्ट्री है, मगर हम ना, हमारा अपना पैशन था कि ये काम करना है। तो अल्टीमेटली हमने बैंक का लोन भी मिल गया, हमने बना भी बड़ी मुश्किलों से लिया। और आप यकीन करें कि जिस दिन पहले दिन ये खुला है, मुझे आज भी वो डेट याद है, मुझे तो अक्सर अपनी बर्थडे भी याद नहीं होती है, कि इट वाज़ 18 मई 1988। और पहले दिन तकरीबन 35,000 पीपल वर देयर, दूसरे दिन 40,000 और फिर तीसरे दिन 25,000 लोग। और इट वाज़ ग्रेट क्रैश, यानी कि आप समझें कि हमसे वो क्राउड मैनेज ही नहीं हुआ, क्योंकि वी वर नॉट गेयर्ड अप। हम तो सोच रहे थे 10,000 5,000 बंदे आएंगे, और वो भी हमारा बड़ा ख्वाब था कि इतने बंदे आएंगे। हम बड़े कैजुअली बड़ा लेट 10 बजे गए उधर, तो 9 बजे का हंगामा मचा पड़ा था, क्योंकि उस वक्त PTV अकेला होता था। उस पर जब ऐड चला तो फिर सारों ने देखा। अब तो चैनल ही इतने हैं कि सारों को ही ऐड देने पड़ते हैं कि भाई सारे लोग देख सकें। उस वक्त सिर्फ PTV था। सो अल्लाह ने जिसको देना होता है फिर वो देता है, और इसी तरह ही देता है। और आज 32 ईयर्स हो गए हैं, उसी तरह से वो चल रहा है। और जो एक टर्मोइल आया बीच में, वो सिर्फ कोविड का था, पर उसके अलावा इट स्टिल, वी आर स्टिल मैनेजिंग इट वेरी वेल। हम एडिशंस भी करते रहते हैं, उसमें नई चीज़ें भी लाते रहते हैं, और उसके बावजूद अभी देख लें इतने साल हो गए हैं, एंड वी आर वेरी हैप्पी दैट इज़ गोइंग ऑन। माशाल्लाह। तो सर, जैसे कि आपने कहा कि इनिशियली आपको एक चैलेंज ये भी फेस करना पड़ा कि आपकी एक्सपेक्टेशन से ज़्यादा लोग आ गए थे, तो इसके मेंटेनिंग के साथ साथ ऐसे कौन से और दीगर चैलेंजेस थे जो कि आपको इनिशियली फेस करने पड़े? देखिए, सबसे पहली बात तो ये थी कि उस वक़्त किसी को ये कॉन्सेप्ट ही नहीं समझ आ रहा था कि वाटर पार्क भी कोई चीज़ होती है। इवन जब हम बैंक के पास गए कि हमें लोन चाहिए, तो उन्होंने बड़ी रिलक्टेंटली कराची से, वो लाहौर आए, उनके एक मैनेजर, और उनको हमने अपना जगह दिखाई। जगह हम उस वक्त तक ख़रीद चुके थे अपने पैसों से। तो रास्ते में वो हमें डिस्करेज करते जा रहे हैं कि पार्क क्या होता है, ये मैंने तो कभी देखा नहीं, ये है वो है। मी बीइंग एन इंजीनियर, हम जब वहाँ पहुँचे, गाड़ी के बोनेट पर मैंने पूरा उसका मैप रखा कि इधर से एंट्रेंस होगी, इधर से टिकट बूथ होगा, इधर चेंजिंग रूम्स होंगे, इधर स्विमिंग पूल्स होंगे, इधर से स्लाइड आएगी। कहा ठीक है ठीक है ठीक है, मैंने देख लिया, बंद करें। मैं और मेरा भाई दोनों आंखें मिला के यही कह रहे थे किसने लोन हमें को नहीं देना। वापसी पे आ रहे हैं तो वो कहता है कि यार मैंने लंदन में एक पार्क देखा था, वो तो ऐसा था वैसे था। हम फिर कहें कि यार इसको क्या हो गया, अभी जाते कुछ था आते कुछ है। फिर उसने एंड में आके हमें कहा कि जी आप कराची आ जाएं, आपको मैं पैसे देता हूँ। तो इसमें देखें ये कुदरत खुदा की है कि जाते हुए उसका ज़हन और है। और वो उस वक़्त टोटल बैरन लैंड था उस वक़्त, जिसने हमें बेचा था उसने दरख्त भी काट लिए थे। तो वो बैरन लैंड देख के वापस आके, हमारा नक्शा देख के आगे कहता है कि मैं आपको लोन देता हूँ। फिर उस वक्त उसने हमें ज़रूर ये कहा कि जी आपने उस दौर में 1,60,00,000 मांगा है, तो हम आपको आधा दे देंगे। हमने कहा चलो आधा ही तो हम काम कर लेंगे, तो आधा हम खुद डाल लेंगे। तो ये कुदरत का जो निज़ाम है ना किसी को देने का, उससे आप
मुबर्रा नहीं हो सकते। वो उसी की ज़ात है जो किसी के दिल में डाल देती है, तो और फिर इंशाल्लाह उसके वो दिन और आज का दिन वो कामयाबी से चल रहा है। अच्छा सर, उस वक्त को देखें और आज के वक्त को देखें तो आप क्या कहेंगे, बिजनेस स्टार्ट करने में जो भी चैलेंजेस फेस आते हैं यंग एंटरप्रेन्योर्स को, उनमें कितना डिफरेंस है? देखिए वो फिर भी था मेरे ख़्याल में सादा ज़माना था, और अब तो बिज़नेस करना जो है वो बहुत मुश्किल हो गया। एंटरप्रेन्योर्स नए आने, नई बात करनी, क्योंकि अभी तकरीबन कोई 26 एजेंसियां आपको मॉनिटर कर रही होती हैं, ठीक है जी। और सब कुछ ही इतना कम्प्लेक्स हो गया है, टैक्सेशन सिस्टम आपका कम्प्लेक्स है, फिर एनओसीज़ लेना, इजाज़त लेनी, कॉस्ट ऑफ डूइंग बिज़नेस बहुत बढ़ गया है। हालांकि उस वक़्त ऐसी कोई बात नहीं थी, ऑल्दो वो मॉडर्निटी अभी नहीं आई थी, लाइक मोबाइल फ़ोन नहीं आया था, इतना कंप्यूटर नहीं आया था, उसके बावजूद देयर वाज ईज़ ऑफ डूइंग बिज़नेस। और अब तो ऐसे हालात हैं कि आप सोचते ही नहीं हैं, क्योंकि फॉर द लास्ट मैनी मैनी ईयर्स इस मुल्क में पॉलिटिकल इंस्टेबिलिटी है। तो जब तक पॉलिटिकल स्टेबिलिटी नहीं आती है, इकोनॉमिक स्टेबिलिटी नहीं आ सकती। और जो आप इस वक्त जो इकोनॉमिस्ट हैं या पढ़े लिखे लोग हैं, उनको समझ आ गई कि जो इकॉनमी है ये इन आइसोलेशन नहीं चलती है। इकॉनमी इज़ रिलेटेड टू ऑल द एक्टिविटी ऑफ योर लाइफ, कि हाउ यू आर अर्निंग योर मनी, पैसा आप कैसे कमा रहे हैं, ईमानदारी से कमा रहे हैं, चोरी से कमा रहे हैं, और दिलजमी से कमा रहे हैं, क्या पैट्रियटिज़म से कमा रहे हैं। क्योंकि मैं पहले भी बात कर रहा था कि नाउ आफ्टर कॉलोनाइजेशन एंड ग्लोबलाइजेशन, ये दो चीज़ें बड़ी मुश्किल आई हैं हमारे इस खत्ते पे। कॉलोनाइजेशन से भी हमने बड़ा नुकसान उठाया, ग्लोबलाइजेशन से भी नुकसान उठा रहे हैं। तो उसके बाद हमें अब ये देखना है कि हमारी जो इकोनॉमिक पैट्रियटिज़म है ना, सिविल पैट्रियटिज़म, सिविक पैट्रियटिज़म हमें चाहिए। और जो फौजी पैट्रियटिज़म है वो उन्होंने अपना एक फील्ड संभाला हुआ है एंड दे आर डूइंग अ गुड जॉब। मगर अब हम लोग जो अवाम हैं वो अपनी वे ऑफ लाइफ, हाउ टू डू बिज़नेस, वो अगर इस ठीक कर लें तो फिर मेरे ख़्याल में इकॉनमी की तरफ आहिस्ता आहिस्ता हम चलने शुरू हो जाएंगे। मगर इकॉनमी अब जैसे मैंने पहले कहा ना, इट्स नाउ रिलेटेड विद फॉरेन अफेयर्स एज वेल, कि आपके इंडिया के साथ कैसे तल्लुकात हैं, अफ़गानिस्तान के क्या, क्योंकि इकॉनमी की ड्राइव तो उधर से ही आ रही होती है ना, आपकी एक्सपोर्ट से आ रही होती है। सो हाउ यू विद चाइना, हाउ यू विद अमेरिका, हाउ यू विद सऊदी अरेबिया एंड जापान एंड ऑल दैट कंट्रीज़। सो आपको बुनियादी तौर पर इन सारों के साथ बहुत अच्छे रिलेशनशिप रखने हैं। आपको पता है आपका इस वक्त सबसे ज़्यादा 80% आपकी एक्सपोर्ट अमेरिका से है, नॉट इवन चाइना। यू से चाइना इज़ योर बेस्ट फ्रेंड, तो फिर हाउ कैन यू ऑफेंड अमेरिका? ठीक है जी, आपको अब डिवर्सिफाई करना है इनटू योर एग्रीकल्चर प्रोड्यूस। देखिए यू आर नॉट ए हाई टेक कंट्री, जो मर्जी को कहता, फिर वी आर लो टेक कंट्री। टेक्नोलॉजी इज़ नॉट आवर स्ट्रेंथ इज़ एग्रीकल्चर। उसमें फिर वैल्यू एडिशन करनी है आपने। तो सर उसी में अभी तक हम प्रॉफिटेबल क्रॉप्स क्यों नहीं ग्रो कर रहे? देखिए बात वही है ना कि हमने उस तरफ ध्यान नहीं दिया, और हमने यूनिवर्सिटियों को, जो एग्रीकल्चर यूनिवर्सिटियों हैं, उन्होंने कोई हमें अच्छे सीड नहीं दिए। हम बाहर से सीड इंपोर्ट करते हैं, वो जो हमारे खित्ते के लिए, हमारी मौसम के लिए उतने कंड्यूसिव नहीं होते हैं। सो नाउ इज़ द राइट टाइम कि यू बिकम द फूड बास्केट ऑफ द वर्ल्ड। देखिए जी, आप आम बार भेजते हैं, आप किन्नू बार भेजते हैं, इनके पल्प बना के भेजें, देर मच मोर कॉस्टली। ठीक है जी। इसी तरह आपका चलगोज़ा जा रहा है चाइना, उसको भी आप बेटर कंडीशन में करके दें, क्योंकि आपके पास अब भी लाखों एकड़ ज़मीन पड़ी है जो अभी इट्स नॉट बीइंग इरीगेटेड एंड एग्रीकल्चर्ड। तो डैम्स बनाएं, उनको एग्रीकल्चर करें, बलूचिस्तान को पनपने दें, ठीक है, उधर एग्रीकल्चर को करें। इवन आर डेजर्ट्स आर लिविंग डेजर्ट्स। ज़रा सा पानी चाहिए आपके चोलिस्तान को एंड यू कैन हैव ऑल सॉर्ट ऑफ, मतलब कि उधर से जितनी चाहें मर्ज़ी आप प्रोड्यूस ले सकते हैं। देखिए बात दरअसल ये है, मैं एग्रीकल्चर को थोड़ा सा और शॉर्ट करता हूँ, कि जब इंसान का पेट भरा होता है ना, एंड ही इज़ नॉट वरीड अबाउट हिज नेक्स्ट फीड, तो ही थिंक्स अबाउट टेक्नोलॉजी एंड एंटरप्रेन्योरशिप। जब पेट नहीं भरा होगा ना, तो वो पेट भरने का सोचेगा। और आप पेट कंप्यूटर के चिप खाने से नहीं भर सकते, लैपटॉप को खाने से नहीं भर सकते,
एंड दैट इज़ योर प्राइम ऑब्जेक्ट। इससे पहले हम बात कर रहे थे तो आपने एक पॉइंट रेज किया कि आजकल इतना मुश्किल है बिजनेस खड़ा करना बिकॉज ऑफ द एवर चेंजिंग रेगुलेटरी लैंडस्केप ऑफ पाकिस्तान। तो इसमें सर हाउ डज योर कंपनी मैनेज? देखिए, हम तो इस वक्त चूँकि 32 साल हो गए हैं, तो हमारी सोज़ा वाटर पार्क इज़ मोर लेस ऑन एन ऑटो बेस नाउ। सिस्टम्स बन गए हैं, कंप्यूटर आ गया, उस पर चले गए हम, ठीक है जी। तो बाकी डे टू डे जो इश्यूज़ हैं वो तो हम फेस करते करते हैं, बट दे आर नॉट नाउ मच। मगर मैं एंटरप्रेन्योर और नई इंडस्ट्री की बात कर रहा था कि उसके लिए कॉस्ट ऑफ लैंड बढ़ गई है, कॉस्ट ऑफ इलेक्ट्रिसिटी बढ़ गई है, गैस आप देख लें, फिर एजेंसीज आप देख लें, NOCs का लेना देख लें, सो मैनी थिंग्स। इस वक्त थोड़ी सी कोशिश हो रही है कि एक वन विंडो ऑपरेशन टाइप होना चाहिए कि आप एक एजेंसी हो जिसके पास जाके आप अप्लाई करें कि ये मैं काम करना चाह रहा हूँ, और उसकी जितनी इजाज़तें हैं वो खुद लेके आपको हफ्ते बाद कह लो ये सारी इजाज़तें मिल गई, जाएँ काम करें। अब देखें यहाँ पे इवन ट्रांसफार्मर लगवाना जो है, ये बेसिक रिक्वायरमेंट कि आपने बिजली लेनी है, उसके लिए भी आपको इफ़ यू डोंट ग्रीस द पाम यू कांट। करप्शन जो डे टू डे करप्शन है वो इतनी डीप रूटेड हो गई है कि यू कांट मूव एन इंच विदाउट इट। तो इसको एलिमिनेट करना है हमने। हम तो करप्शन ऊपर की रोते हैं ना, नीचे की उससे भी ज़्यादा, क्योंकि वो इसलिए ज़्यादा है या इसलिए वो पिंच करती है दैट इट इज़ अफेक्टिंग ईच एंड एवरी वन। अच्छा सर, इन सब का रूट कॉज आपको नहीं लगता? क्योंकि मैं जितने भी अभी लोगों का इंटरव्यू कर चुका हूँ उनका भी यही कंसर्न है कि जब भी गवर्नमेंट या ऐसी बॉडीज जो भी पॉलिसी बनाती हैं दे डू नॉट इंक्लूड द स्टेक होल्डर्स जो कि हमारे मेजर बिजनेसमैन हैं। तो क्या हमें बिजनेसमैन को इंक्लूड करना चाहिए एंड हाउ इम्पोर्टेंट इज इट? देखिए, मैं तो समझता हूँ कि हुकूमत ही बिजनेसमैन के पास होनी चाहिए, ठीक है जी, क्योंकि वो गवर्नमेंट को भी इस तरह रन करेगा जैसे अपनी कंपनी को रन कर रहा होता है। प्रॉफिट एंड लॉस की बात हो रही होगी, यानी प्रोग्रेस की बात हो रही होगी, इन्हेंसमेंट की बात हो रही होगी, ग्रोथ की बात हो रही होगी। देखिए, जितना मर्ज़ी आप कर्ज़ा ले लें और जितना मर्ज़ी आप टैक्स इकट्ठा कर लें, ये 9 बिलियन की बात करते हैं, ये 12 बिलियन इकट्ठा कर लें, जितना मर्ज़ी टैक्स हो जाए, जितना मर्ज़ी लोन ले लें आप IMF से, आप पनप नहीं सकते। पनपेंगे आप विद द ग्रोथ, तरक्की के साथ। जब आपकी इंडिविजुअल तरक्की कर रहा होगा, लोन लेने की भी ज़रूरत नहीं है, टैक्स इतना बढ़ाने की भी ज़रूरत नहीं है। आप ग्रोथ होती ही इंडस्ट्री से है, उसमें एग्रीकल्चरल भी है, उसमें माइनिंग भी है, उसमें सारा कुछ ही है। और जब तक आप इस तरह से ग्रो नहीं करेंगे, मुझे कोई पूछ रहा था तो मैंने उसे कहा, यार किसी ने कहा ये मैं अपनी कंपनी को कैसे आगे लेके जाऊँ? मैं कहा फर्स्ट यू ग्रो योरसेल्फ एंड देन योर कंपनी विल ग्रो। जब मालिक ग्रो करता है ना तो कंपनी ग्रो करती है। इसी तरह सियासतदान ग्रो करता है तो फिर कंट्री ग्रो करती है। तो वो मतलब कि स्टेक होल्डर बड़े ही ज़रूरी हैं। बात क्या है कि जो बतख को तैरना आता है ना, वो हिरन को तैरना नहीं आता। तो अब हिरन तो दौड़ सकता है ना, वो तैर नहीं सकता। तो जब तैरना सीखना है तो फिर बतख से सीखो। सो यू हैव टू हैव द स्टेक होल्डर्स इन्वॉल्व इनटू ईच एंड एवरी पॉलिसी मेकिंग, इवन इन टैक्सेशन। ग्लास वाले को ग्लास का पता है, लेदर वाले को लेदर का पता है, ठीक है जी। इसी तरह दूसरी इंडस्ट्रीज जो हैं केमिकल्स की, वो उनको पता है। तो अनटिल अनलेस यू गेट टुगेदर और उनके साथ आप मशवरा नहीं करते हैं स्टेक होल्डर्स के साथ, जिनका असर काम है वो काम करना, उससे पहले आपकी पॉलिसी कभी भी बेहतर नहीं हो सकती, कभी ग्रोथ नहीं होगी एंड देयर विल ऑलवेज बी अ डिस्कनेक्ट बिटवीन यू एंड द मैसेस। तो सर वापस आते हैं अगर आपके सोज़ा वाटर पार्क पे, तो सर हम देखते हैं कि अभी भी बहुत ज़्यादा लोगों का एक कंसर्न होता है, जब भी वाटर पार्क का वो नाम सुनते हैं तो हाइजीन का बहुत बड़ा कंसर्न होता है। तो हाउ डू यू मेक श्योर कि हाइजीनिक प्रोटोकॉल जो हैं आपके वो रहें? देखिए, ये अभी भी चल रहा था ये डेंगू का मसला, तो हम डेंगू फ्री हैं। हम जो गवर्नमेंट की रेगुलेशंस हैं वी वर्क अकॉर्डिंग, और हमने एक बहुत बड़ा फ़िल्टर प्लांट लगाया जो कि पहले नहीं था। सो एवरी ड्रॉप ऑफ वाटर इज़ बीइंग फिल्टर्ड देयर। और फिर चेंजिंग रूम्स अलहदा हैं, शावर रूम्स अलहदा हैं। यू हैव टू टेक अ शावर फर्स्ट, गो एंड हैव अ डिप। तो इस किस्म की जो फिर फर्स्ट एड है, ये सारी चीज़ें हमने वहाँ पे प्रोवाइड की हुई हैं। तो हम समझते हैं कि भाई क्लीन क्लियर वाटर, उससे पहले जो आ रहा है विजिटर वो ख़ुद एक शावर लेके आ रहा है, जो उसका पसीना पसूना है वो भी क्लियर अप हो रहा है। सो अल्हम्दुलिल्लाह अभी तक कोई ऐसी शिकायत नहीं आई है कि भाई कोई ऐसी एलर्जी हो गई है या कोई ऐसा काम हो गया। सो
आई थिंक इट्स गोइंग वेरी वेल इन दैट सेंस। अच्छा सर, आपने प्रोटोकॉल्स तो रखे हुए हैं, जैसे कि आपने कहा कि हर एक बंदा नीड्स टू शावर फर्स्ट, फिर ही इज़ अलाउड टू गेट इन द वाटर, लेकिन आई हैव हैड द फर्स्ट हैंड एक्सपीरियंस ऑफ विजिटिंग देयर, तो ऐसा होता है, लेकिन देयर आर मोस्ट ऑफ द पीपल जो ऐसा नहीं करते हो, फिर भी दे लेट देम गो थ्रू। सर, हाउ विल यू इंश्योर द प्रॉपर प्रोटोकॉल फॉर सच इंस्टेंसेस? देखिए, बात दरअसल यही है जो आप पहले भी कर रहे थे कि पब्लिक हैज़ टू गो बाय द रूल ऑफ लॉ। व्हाट इज़ मेंट बाय रूल ऑफ लॉ? आप सारे बड़ी बातें करते हैं रूल ऑफ लॉ की। रूल ऑफ लॉ मीन्स दैट यू अबाइड बाय द रूल्स वॉलंटियरली। हर बंदे के ऊपर, एक बंदे के ऊपर एक पुलिस वाला खड़ा नहीं हो सकता, ठीक है जी। सो हमने लिख लिख के लगाया है, फिर जो हमें अगर ऑब्जर्व कर लें तो हमसे कहते हैं कि भाई पहले शावर लेके आओ, ये है वो। मगर आ वाली बात सही है, कुछ लोग स्किप कर जाते होंगे क्योंकि वो इसको इम्पोर्टेंस नहीं देते ना। Exactly. तो वो उसको इम्पोर्टेंट समझते ही नहीं है। आप यकीन करें, शुरू में तो हमने बड़े खुशौक से वहाँ दरख्त लगाए, चूँकि हम आपको बताया प्लांटेशन और ये सारी कल्चरल आइटम्स में बड़ा बिलीव करते हैं। अब मेरे दफ्तर में भी देखेंगे पौधे लगे हुए हैं। तो किसी ने ऐसे दरख्त की टाहनी तोड़ दी, तो उस वक्त हम नए नए थे, बड़ा शौक था, तो वहीं होते थे। तो उससे कहा, भाई ये तुमने क्या किया? हमने बड़ी मुश्किल से 3 साल हो गए इस दरख्त को लगाए हुए। कहते जी की होया? वो टाहनी टूटी है ना। यानी कि उसको इम्पोर्टेंस ही नहीं पता कि भाई दरख्त की टाहनी तोड़ने से दरख्त को क्या नुकसान हो सकता है। तो इसी तरह कुछ लोग नहीं भी शावर लेते होंगे, मगर वी ट्राई टू इम्पोज आवर लॉज देयर, और फिर हम डांटते भी हैं, निकालते भी हैं, कहते भी हैं कि जाके ये करके आओ, ये है वो है। तो वो हो जाता होगा, मैं डिनाई नहीं करता। तो सर, अवेयरनेस फैलाना भी इज़ अ वेरी इंपॉर्टेंट स्टेप अमंग ऑल दिस। तो जैसा कि हम देखते हैं अभी निल्गेरिया वायरस भी है सर, तो उसके लिए आपने क्या क्या प्रिकॉशनरी मैटर्स आपने इंश्योर किए, और हाउ डू यू प्रमोट अवेयरनेस अमंग द मैसेज कि वो किस तरह इससे बच सकते हैं व्हेन विजिटिंग योर पार्क? देखिए, एक तो हम वहाँ पे डायरेक्शन बोर्ड्स हैं और बोर्ड्स लगाए हुए हैं, इंस्ट्रक्शंस बोर्ड लगे हुए हैं, और यही तकरीबन सारा जो तरीक़ाकार है ना, वो दुनिया में भी ऐसा ही है कि वो हर जगह पे इंस्ट्रक्शंस लिख के लगाते हैं कि हाउ यू हैव टू गो अबाउट। तो उसमें यही हो रहा है, हम यही कर रहे हैं। और कुछ अगर पूछ ले ज़बानी तो ज़बानी भी हम कह देते हैं। अदरवाइज़ हमारा डॉक्टर वहाँ 24 घंटे बैठा होता है, जब पार्क खुला होता है। हम बाकायदा एक कमरा बनाया हुआ है जिसको हम डिस्पेंसरी कहते हैं। अदरवाइज़ उन डॉक्टर्स को ज़्यादा चोट लग जाए तो फिर तो ऑब्वियसली हम उनको डॉक्टर के पास लेके जाते हैं, मगर छोटी मोटी चोट लग जाती है, कोई ऐसी बात नहीं है, क्योंकि इतना रश होता है तो वो फिर हम खुद ही हैंडल कर लेते हैं। सर, आपने शुरू में भी जैसे बात की थी कि आपने बिफोर इनिशियली स्टार्टिंग द बिजनेस आपने इसकी एड्स चलाई थी पीटीवी पे। तब एक ही चैनल होता था, पीटीवी होते थे, सब लोग पीटीवी देखते थे। और अगर अब हम देखें स्पेशली आफ्टर ग्लोबलाइजेशन, तो ट्रेडिशनल मार्केटिंग से हट के लोग बहुत ज़्यादा डिजिटल मार्केटिंग की तरफ भी चले गए। सर, हाउ इम्पोर्टेंट वुड यू से इज बैलेंसिंग द टू, और वुड यू रादर चूज वन ओवर द अदर वन? देखिए, इस वक्त डिजिटल मार्केटिंग जो है ना जी, वो टीवी से आगे निकल गई है। एक तो टीवी एक्सपेंसिव बहुत हो गया, और दूसरा ये है कि ये इतना ज़्यादा एक्सपेंसिव नहीं है। और दूसरी बात ये है कि मैं तो अब टेलीफोन को ये समझता हूँ कि ये एक आपका एक ज़ाती टेलीफोन है या ज़ाती टीवी है आपके हाथ में हर वक्त, ठीक है जी। तो वो उस टीवी को देखने के लिए तो फिर भी कोई कमरा चाहिए, कोई जगह चाहिए। इसको तो आप गाड़ी में बैठे, कहीं बैठे भी आप यूट्यूब और अदरवाइज़ सोशल मीडिया सारा देख सकते हैं। सो अब ट्रांसफ़र हो गया है मोर और लेस। ठीक है, बड़ी कंपनी अभी भी टीवी पे आ रही हैं जिसमें ज़्यादातर तो ज़मीनें बेचने वाले हैं, मगर अदरवाइज़ दिस इज़ द बेस्ट मीडियम नाउ बिकॉज इट कैन रीच एनीवन एनीवेयर। और यूथ को जो है वो तो देखती ही है, वो तो टीवी देखती ही नहीं है। सो सोशल मीडिया इज़ नाउ द एडवर्टाइजमेंट मीडिया एज वेल। लेकिन सर, आपने अभी थोड़ी देर पहले बात भी की थी कि ग्लोबलाइजेशन हैज़ कॉस्टेड अस अ लॉट एज वेल। तो हाउ एग्जैक्टली? ये असल में हुआ ये कि जब आपकी जो एक्सपोर्ट्स हैं वो सारी दुनिया में खुल गई, एवरीबडी इज़ कम्पीटिंग विद एवरीबडी। एक तरह से आपकी ट्रांसपोर्ट बढ़ गई, शिपिंग बढ़ गई, आपके कम्युनिकेशन बढ़ गई। आप इधर से ऐसे अभी व्हाट्सएप करें तो एक सेकंड में चाइना चला जा रहा है, वीचैट पे अमेरिका जा रहा है। यानी कि कम्युनिकेशन इतनी फास्ट हो गई है कि उसके मुकाबले में हम उसके साथ चल नहीं सके, ठीक है जी, कि हम उतनी तेज़ी से वो चीज़ें नहीं दे सके दुनिया को जो दुनिया आगे निकल गई है। तो इसलिए हमें ग्लोबलाइजेशन का यही नुकसान हुआ है कि
ग्लोबली धड़े बन रहे हैं, ग्रुपिंग हो रही है, हम वी कुड नॉट बी पार्ट ऑफ दैट ग्रुप वन वे और दी अदर। सो इस लिहाज से हमें ग्लोबलाइजेशन ने नुकसान पहुँचाया है कि वी कांट बी रियली गुड पार्टनर्स इनटू दैट ग्लोबलाइजेशन ऑफ द वर्ल्ड। मगर अब आहिस्ता आहिस्ता ये जो डिक्लाइन ऑफ डेमोक्रेसी भी हो रही है और डिक्लाइन ऑफ ग्लोबलाइजेशन भी हो रही है कि रीजनल पैक्ट्स ज़्यादा बन रहे हैं। जैसे हमारे यहाँ सार्क है, ऑल्दो इट्स नॉट इफेक्टिव, बट बाकी के भी दुनिया में G7, G10 और नेफ्टा और ये वो जो दुनिया में आसियान वगैरह, तो ये अब रीजनल पैक्ट्स होने शुरू हो गए हैं। उसमें साउथ एशिया कहाँ फिट होता है? अभी हम कह रहे थे कि हम ब्रिक्स में शामिल होने की कोशिश कर रहे हैं। दैट्स अ गुड ओमेन अगर आप उसमें शामिल हो जाते हैं। फिर करेंसी का बहुत बड़ा इशू है इन ग्लोबलाइजेशन कि डॉलर आप पे हावी हो गया सारी दुनिया पे, और डॉलर अगर आपके पास नहीं है तो आप गरीब हैं, डॉलर है तो अमीर हैं। तो वो इस लिहाज से डॉलराइजेशन ने भी आपको बड़ा नुकसान पहुँचाया, विच इज़ पार्ट ऑफ द ग्लोबलाइजेशन। लेकिन सर अगर हम इसी ग्लोबलाइजेशन को सही से यूटिलाइज कर पाते तो इट वुड हैव हेल्प्ड अस अ लॉट। तो इसमें आप क्या कहेंगे, व्हाट रोल हैज एजुकेशन सिस्टम प्लेड इन दिस? आपने देर से इस तरफ आए हैं एजुकेशन की तरफ, क्योंकि एजुकेशन तो बेसिक चीज़ है जी। एग्जैक्टली। और एजुकेशन जैसे मैंने पहले कहा, ये ABC और MBA करना नहीं है। इट हैज़ टू मेक योर मेंटल ग्रोथ, कि आपकी मेंटल अप्रोच क्या है, हाउ टू सॉल्व इश्यूज़, हाउ टू सॉल्व प्रॉब्लम्स, हाउ कम्युनिकेशन। फिर वो जब मैंने पहले बात की सिविल पैट्रियोटिज्म आप क्रिएट करें। अब तो मैं समझता हूँ कॉन्स्टिट्यूशन पढ़ाएं, लोगों को पता ही नहीं कॉन्स्टिट्यूशन क्या है, नोबडी नोज दैट। और मैंने कोई 4 हफ्ते पहले किताब खुद ख़रीदी कि यार ये कभी मेंशन करते हैं तो ये है क्या। तो बच्चों को शुरू से पढ़ाएं कॉन्स्टिट्यूशन और उनको करेक्टर बिल्डिंग कराएं शुरू से। The entire thing revolves around your character and your behavior. Education हमारे दौर में अंगूठा छाप इंडस्ट्रियलिस्ट थे, मैं इंडस्ट्री का नाम नहीं लेना चाहता, बड़े बड़े इंडस्ट्रियलिस्ट अंगूठा छाप थे। They could employ good people and the people used to serve them very well. तो वो ये तालीम, उस तरह की तालीम की ज़रूरत नहीं है। अब आपको डिजिटलाइजेशन होनी चाहिए, उस तरफ आपका ध्यान होना चाहिए, और सॉफ्टवेयर डेवलपमेंट, हार्डवेयर डेवलपमेंट। अगर आप इंडस्ट्री की बात कर रहे हैं, क्योंकि वो सराहत कर गया है हर इंडस्ट्री में, कोई ऐसी इंडस्ट्री नहीं है जिसको चिप नहीं चाहिए, जिसको कंप्यूटराइजेशन नहीं चाहिए। और उस तरफ अगर आपका ध्यान होता है तो एजुकेशन हैज़ टू नाउ क्रिएट नॉट ओनली लर्निंग नॉलेजेबल पीपल बट पीपल विद करेक्टर। अब जब तक वो नहीं आएंगे ना, आप जितनी मर्जी आप तालीम याफ्ता हो जाएं, अगर आपका बिहेवियर, आपका, देखिए मैं हमेशा से कहता हूँ 2 तरीके होते हैं काम करने के, एक आपको काम आना चाहिए और एक आपका अखलाक अच्छा होना चाहिए। खाली काम आता हो तब भी ठीक नहीं है, खाली अखलाक हो तो तब भी ठीक नहीं है। इट हैज़ टू बी कम्बिनेशन ऑफ बोथ द थिंग्स। सो इस पे जो तालीम है ना वो काम आती है जब आपका अखलाक आता है, कि हाउ यू रियली डील विद योर सबॉर्डिनेट्स, विद योर बॉसेस, विद द जनरल पब्लिक। So do you honestly see it changing and becoming like this, the education system of Pakistan? Not now, but then it has to. देखिए दुनिया उस तरफ चली गई है, और आपको ये जो ट्रेडिशनल स्कूल कॉलेजेस, ठीक है वो एक हद तक तालीम जो देते हैं वो देते रहें, मगर आपको उन्हीं के अंदर जो ना जी ये सारा चीज़ें अब लेके आनी पड़ेंगी। मैं मज़े की आपको बात बताऊँ, आई वॉज इन जर्मनी, और मैं कहीं निकला बाहर कोई चीज़ ख़रीदने के लिए, तो उन्होंने स्कूल के बच्चों को जो 3 साल के थे उनको आपस में बांधा हुआ था, एंड दे वर ट्राइंग टू लर्न देम, गिव देम अ लेसन हाउ टू क्रॉस ऑन अ ज़ेब्रा क्रॉसिंग। 3 year olds स्कूल से लेके आए हैं, सड़क पे लेके आए हैं, उनको ज़ेब्रा क्रॉसिंग सिखा रहे, जैसे उधर जैसे उधर, लेफ्ट देखना है, राइट देखना है, फिर क्रॉस करना है। जब वो बड़ा होगा वो ज़ेब्रा क्रॉसिंग के अलावा क्रॉस ही नहीं करेगा, उसको तो आदत ही नहीं है कहीं क्रॉस करने की। सो दैट इज़ व्हाट आई एम ट्राइंग टू टेल यू, कि कभी बच्चों को बाहर लेके गए हैं, इनको सिखाया हो कि आपने यानी कि ट्रैफिक लाइट नहीं जंप करनी, कोई सिखाया है इनको कभी मोटरसाइकिल इधर चलानी या लेफ़्ट साइड पे चलानी। सो दिस इज़ व्हाट आई एम टॉकिंग अबाउट, द एजुकेशन इज़ अबाउट कैरेक्टर बिल्डिंग। अगर हम बात करें फॉरेन रिजर्व्स की, फॉरेन रिजर्व्स भी हमारे आजकल बहुत ज़्यादा डिप्लीट होते जा रहे हैं, तो हाउ कैन द गवर्नमेंट वर्क टू इम्प्रूव द फॉरेन रिजर्व्स ऑफ पाकिस्तान? देखिए एक सिंपल, यू हैव टू 2 ही तरीके हैं आपके पास, जैसे पहले हम बात कर चुके थे, कि या तो एक्सपोर्ट बढ़ाएं और या रेमिटेंस बढ़ाएं।
और तीसरा है कि फॉरेन डायरेक्ट इन्वेस्टमेंट आपके पास आए। उसके लिए फिर जैसे मैंने पहले कहा था फॉरेन पॉलिसी की बड़ी ज़रूरत है। कभी अरसे सुन रहे हैं कि ये $10 बिलियन सऊदी अरेबिया इन्वेस्ट करना चाह रहा है इनटू सम पेट्रोलियम इंडस्ट्री इन गवादर, वो भी अभी को पता नहीं है। ठीक है जी। सो इस लिहाज से मेरा ये व्यू है कि वी शुड मेक प्रोडक्ट्स जो कि बिकती हूँ। यानी कि अगर फ्रांस में लॉन्ग स्टेम ग्लासेस वो पीते हैं, तो अगर मैं छोटा गिलास ले जाऊँगा तो वो नहीं बिकेगा, बिकॉज दैट इज़ नॉट द कल्चर। हम बना के कहते हैं ले लो, इस तरह नहीं है। पूरा सर्वे होना चाहिए जिस मुल्क में आप जो चीज़ भेज रहे हैं कि उनके यहाँ क्या चीज़ राजुल वक्त है, किस चीज़ की डिमांड है, किस चीज़ की डिमांड उसमें। और हमारी एम्बेसीज को इसके ऊपर बड़ा काम करना चाहिए कि वहाँ जो कमर्शियल काउंसलर बैठे हुए हैं उनको चाहिए कि हमें वहाँ से टेक्नोलॉजी के ऊपर गाइड करें कि यार अगर वो गिलास बना भी रहा है तो यार इस किस्म का गिलास बना के इधर भेजो और ये और वो। सो असल बात वही है कि वी हैव टू इन्हांस आवर एक्सपोर्ट्स, और उसमें स्टार्ट विद योर एग्रीकल्चर एंड देन विद योर इंडस्ट्री, और फिर इंडिजिनस जो काम है। देखिए जो मैं पैट्रियटिज्म की, सिविल पैट्रियटिज्म की बात कर रहा था ना, उसमें यही है कि आप बाय पाकिस्तानी थिंग्स। मेरा इसमें बड़ा एक नुक्ता है, अगर आप पाकिस्तानी चीज़ ख़रीदेंगे, माना को स्टैंडर्ड की नहीं है, मगर वो जब बिकेगी तो मालिक जो है ना फैक्ट्री का, वो स्टैंडर्ड की बनानी शुरू करेगा। जब नहीं बिकेगी तो वो छोड़ के चला जाएगा। ठीक है जी। हाँ, आपसे टेक्नोलॉजी में लोग आगे बहुत ज़्यादा बढ़े हुए हैं, मगर जब आहिस्ता आहिस्ता वो बिकेगी, उसको पास पैसे आएंगे, वो नई मशीनरी लाएगा, नई टेक्नोलॉजी लाएगा, और फिर वो भी उस स्टैंडर्ड की चीज़ आपको देना शुरू हो जाएगा। तो दैट व्हाट इज़ पैट्रियटिज्म। वही मतलब कि इस तरफ किसी का ध्यान नहीं है कि ये भी उबलवतनी का नाम है, उसको उबलवतनी का नाम नहीं देते। सो आई वांट टू एम्फसाइज ऑन दिस कि ये उबलवतनी है कि अगर पाकिस्तान की बनी हुई आप चीज़ खरीदते हैं, चाहे मैं मान लूँ एक सेकंड के लिए कि वो उस स्टैंडर्ड की नहीं है जो यूरोप या अमेरिका की होगी, क्योंकि वो उस तक स्टेज पे पहुंच गए हैं, हम उस स्टेज पे पहुंचे नहीं हैं। तो स्टेज पे पहुंचने के लिए हमें अपनी इंडिजिनस इंडस्ट्री को चाहे मार भी खानी पड़े सपोर्ट करनी चाहिए, चाहे महंगी भी हो तो इसको लें, चाहे सस्ती भी हो तो वह ना लें, क्योंकि अपनी इंडस्ट्री निकलेगी तो फिर आप आहिस्ता आहिस्ता उस स्टैंडर्ड पे पहुंच जाएंगे, उस कीमतों पर भी पहुंच जाएंगे। सर अपनी इंडस्ट्री ग्रो करे तो करे इंशाल्लाह, मेरी भी दुआ है, सब हम सबकी दुआ है। लेकिन सर आप देखते हैं कि हमारे लोकल जो बिजनेसेस हैं उनमें एज सच टू अ लार्ज एक्सटेंट बिजनेस एथिक्स इतने फॉलो नहीं किए जाते सैडली। तो व्हाट डू यू से अबाउट? मैंने तो पहले आपसे ये कहा है कि जब तक आप बिज़नेस एथिक्स नहीं फॉलो करेंगे तरक्की नहीं हो सकती है। ठीक है जी। वही पहले मैंने इसी लिहाज से बात की थी ना कि हाउ डू यू डू बिज़नेस, वो एथिक्स की बात कर रहा था कि हाउ से मुराद ये कि आप बेईमानी से काम तो नहीं कर रहे, आप तरीके से काम कर रहे हैं, आप लेबर की लुक आफ्टर कर रहे हैं, वो भी उसी में आ जाता है, एथिक्स बिज़नेस एथिक्स में ही आ जाता है। सो वी हैव टू हैव बिज़नेस एथिक्स जो कि हमें अभी तक नहीं है। मेरा एक सवाल है जो कि मैं जिस किसी को भी इंटरव्यू करूँ उससे ज़रूर पूछता हूँ कि ताकि जितने भी हमारे देखने वाले हैं उनको मदद मिले जब भी वो इंटरव्यू वगैरह देना चाहें। तो जब भी आप किसी का इंटरव्यू करते हैं या व्हेनेवर यू आर हायरिंग समवन, व्हाट आर द की पॉइंट्स यू लुक एट? देखो पहले जो हायरिंग करते हैं मैं कम से कम एक ही सवाल करता हूँ कि व्हाई डू यू वांट टू जॉइन दिस कंपनी, व्हाट इज़ योर विजन, यू जॉइनिंग अस, तुम पढ़ के ही आए हो ना कि हम कौन हैं क्या करते हैं, तो तुम क्यों हमें ज्वाइन करना चाहते हो। हाँ, अगर तब तुम ज्वाइन करोगे फिर तुम हमारे लिए क्या इन्हांसमेंट लेके आओ, क्या बढ़ोतरी कर सकते हो हमारे में। ठीक है। वो अगर उसका जवाब सही दे दे तो चाहे इनएक्सपीरियंस्ड भी हो, कोई फ़र्क नहीं पड़ता कि भाई अगर वो समझता है कि मैं इस कंपनी को ज्वाइन करने के बाद ये काम कंपनी के लिए बेहतर कर सकता हूँ और ये मेरा एक्सपीरियंस है और मैं इसमें ये प्रोग्रेस ला सकता हूँ, दैट्स द ओनली क्वेश्चन, व्हाई डू यू वांट टू जॉइन दिस कंपनी। और अगर वो इसका जवाब दे देता है मुनासिब तो फिर ठीक है, दिस मीन्स कि वो जिस कंपनी को ज्वाइन कर रहा है उसके मतलब पता करके आया है और उसको ख्याल है कि जी अगर मैं इसमें जाऊंगा तो कंपनी की भी ग्रोथ होगी, मेरी ग्रोथ भी होगी। द बोथ हैव टू ग्रो, जस्ट नॉट द कंपनी। इफ द कंपनी ग्रोज द एम्प्लॉयज ग्रोज एज वेल। तो चलें सर, थैंक यू सो मच फॉर गिविंग अस योर टाइम। इट वाज ट्रूली अ लर्निंग एक्सपीरियंस फॉर मी टू होस्ट यू टुडे। बाकी उम्मीद करता हूँ आप सबको भी बहुत कुछ सीखने को मिला होगा। अभी आपके लिए इतना ही है कि जाएं अभी के अभी जाके समा मनी को सब्सक्राइब करें। डू नॉट फॉरगेट टू लाइक, कमेंट एंड शेयर। बाकी लगे रहें, डटे रहें और देखते रहें समा मनी।